नमस्कार दोस्तों, हम अभी इस समय हैं मेरठ से दिल्ली वाले हाईवे में। हाँ, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे हैं और दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग को भी ये दिखा दिया जाए। हाईवे बड़ा शानदार बना हुआ है और इस समय चल रहे हैं हम लोग करीबन कितने की स्पीड है? 100 की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। बड़ा शानदार हाईवे है। तो आज थोड़ा बात कर ली जाए भारत जोड़ो यात्रा पे। जैसा आपको पता ही है, 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी भारत जोड़ो यात्रा और आज 150 दिन उसके पूरे हो गए और ये यात्रा पुलवामा के करीब पहुंचने को है। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि जब ये तमिलनाडु से चली थी तो लोगों का कहना था यार ये केरल तक चलेगी, केरल के बाद हो सकता है कि राहुल गांधी छुट्टी बनाने चले आएँ। केरल निकल गया, केरल से फिर यात्रा घुसती है कर्नाटक में। कर्नाटक में लोगों का कहना था भाई कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे उनको कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा हो, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा समर्थन मिला भारत जोड़ो यात्रा को। फिर वहाँ से आंध्रा से फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब होते हुए आज पुलवामा पहुँचने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। और एक बहुत अच्छा संदेश भी दे रही है यात्रा। अब इसका वोटों पर कितना फ़र्क पड़ेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ही है कि इस यात्रा ने कांग्रेस के अंदर में एक उत्साह जो होता है वो उत्साह भर दिया है कांग्रेस के अंदर में। जो कांग्रेस के जो सोए हुए कार्यकर्ता थे उनको जगा दिया है और ये बहुत ज़रूरी था कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि विपक्ष की अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। भले उसकी लोकसभा में अभी पार्लियामेंट में कम सीटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। क्योंकि कांग्रेस ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसका अस्तित्व हिंदुस्तान की हर शहर, हर गांव, हर कोने में है और शायद बीजेपी से भी ज़्यादा इसकी पहुंच है। भले वो वोटों में भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मीडिया ने तो काफ़ी कोशिश करी कि भाई हम यात्रा को नहीं दिखाएंगे, डाउन करके रखेंगे, हर दिन कोई नया सब्जेक्ट ले आएंगे, कभी बाबा को ले आएंगे, कभी साधु को ले आएंगे, कभी शैतान को ले आएंगे, लेकिन हम भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखाएंगे। लेकिन उससे कोई खास, मुझे नहीं लगता कोई खास इफेक्ट पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा पे, क्योंकि सोशल मीडिया ने उस मीडिया के काम को पूरा कर दिया है और सोशल मीडिया ने इस यात्रा को जहाँ तक जितने लोगों तक पहुँचाया है शायद गोदी मीडिया भी इतना नहीं पहुँचा पाता था। और बहरहाल अच्छी यात्रा चल रही है, एक अच्छा संदेश दे रही है और हमें कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी से। लेकिन एक चीज़ हमारे देश में है कि हमको कम से कम विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए ताकि वो जो सत्ता में जो भी सरकार है उस सरकार को अपने मनमाने फैसले लेने से रोक सके। जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं, नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के जो फ़ायदे बताए जा रहे थे कि जिसको लेकर नोटबंदी करी गई है, मुझे नहीं लगता कि उसका 1% भी इफेक्ट हुआ है सिवाय नुकसान के। फिर आ गया जीएसटी, 350 बार अमेंडमेंट हो चुका है जीएसटी पे, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक, और अभी तक पूरी तरीके से जीएसटी व्यापारियों के समझ में नहीं आ रहा है। जो छोटी इंडस्ट्रियाँ थी सारी इंडस्ट्रियों को तबाह कर दिया जीएसटी ने। आज जो बेरोजगारी है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है नोटबंदी, और फिर जो गलत तरीके से जीएसटी लगाया गया उसका। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कांग्रेस कितना किस हद तक पहुंच पाती है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है भाई कि जैसे राहुल गांधी के बारे में लोग बताते थे, और मैंने कभी इस चीज़ को कभी माना नहीं था, मैं कभी मान सकता हूँ कि राहुल गांधी पप्पू थे। राहुल गांधी कभी नहीं पप्पू ने। राहुल गांधी जब भी बात करी लॉजिकल बात करी है, जब भी बोला है लॉजिकल बोला है। और हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि टेलीप्रॉम्प्टेड जो भाषण होता है वो राहुल गांधी ने कभी नहीं दिया। जैसे कि लोगों को लगता था कि भाई हमारे मोदी जी हैं, कितना अच्छा धारा प्रवाह बोलते हैं, इतना शानदार भाषण देते हैं, लेकिन जब असलियत सामने आई तब पता चला कि वो तो फिर टेलीप्रॉम्प्टर में बात करते हैं। अगर टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ भी दिक्कत आ जाए, कोई शब्द गलत लिखा हो
तो जो मैसेज लिखा होता है उसको प्रधानमंत्री जी पढ़ लेते हैं महाराज करके, जबकि राहुल गांधी ने अभी तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो मैं खुद इसको वॉच कर रहा हूँ कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है यात्रा, वैसे वैसे राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होते जा रहा है। पहले लोग चिल्लाने लगे भाई कि वो 45,000 रुपये की टी शर्ट पहने हैं, तो भाई 45,000 की टी शर्ट पहने, क्यों नहीं पहनेंगे 45,000 की टी शर्ट? जिस व्यक्ति के खानदान में ने 3 प्रधानमंत्री दिए हों, जिस व्यक्ति के खानदान ने आज़ादी के बाद करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ देश को दान कर दी हो, वो अगर 45,000 रुपये की टी शर्ट पहनता है तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को? जब हमारे प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, दिन में 4 कपड़े बदल सकते हैं, तो वो अगर टी शर्ट पहन रहे तो क्या दिक्कत है? फिर उनके जूते पे समस्या आई, तरह तरह की बातें बनाई गई। भाई राहुल गांधी कोई भी स्टंट नहीं करते, ना कोई इवेंट किया जाता है कि नहीं भाई हमको हर चीज़ को कैमरे में दिखाना है। वो मोदी जी नहीं है कि वो गुफा में गए तो गुफा में भी कैमरा काम कर रहा है। राहुल गांधी जो भी हैं वो एक्चुअल में हैं, कोई लिखा हुआ भाषण नहीं, कुछ नहीं। जो प्रेस वाले पूछ रहे हैं, जो जर्नलिस्ट जो पूछता है उसका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन लिख के दिया जाता हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको ये क्वेश्चन पूछना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, राहुल गांधी उसको पूरा बेबाकी से रिप्लाई देते हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी की पर्सनल बात बताऊँ, मुझे जहाँ तक मैंने अपने कुछ लोगों से, जानकार लोगों से जिनको राहुल गांधी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। जैसे राहुल गांधी के पर्सनल कार अगर आप बोलेंगे तो अभी 8-10 महीने पहले राहुल गांधी ने एक कार खरीदी, वैगन आर, वो भी CNG वाली। उनके पास ये गाड़ी है वैगन आर। कभी कभी बताया जाता है कि राहुल गांधी जब घर में होते हैं तो अगर मान लीजिए उनका खाना बनाने वाला ना आया हो तो राहुल गांधी खुद खाना बनाने लगते हैं, खुद खाना बना के खा लेते हैं। कोई ऐसा उनको शौक़ नहीं है कि भाई हमारे बड़े ऊंचे शौक़ हैं, हमको 32,000 किलो वाला मशरूम नहीं खाना है। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे माननीय मोदी जी का मशरूम है वो थाईलैंड से आता है और वो 35,000 रुपये किलो का आता है। तो वैसे कोई शौक़ राहुल गांधी के तो नहीं है, जहाँ तक मैंने समझा अभी तक। सिंपल सादा आदमी है वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी से ज़्यादा ईमानदार नेता भी आज के डेट में हिंदुस्तान में कोई है नहीं दूसरा। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। अब इसको लोग माने नहीं माने, बाकी आप देखते हो गोदी मीडिया ने इस देश को जिस जगह पे ले गए हैं, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का होता है देश में, लगता तो मुद्दे ही नहीं बचे देश में भाई हिंदू मुस्लिम के अलावा। यही बचा हुआ है कि बस एक मौलाना बैठ गया दाढ़ी वाला, एक चोटी वाला बैठ गया, और एक आ जाएगा RSS का जानकार, एक आ जाएगा वो BJP का जानकार, और बीच में एंकर बैठ के चोंच लड़ाएगा सबके साथ। क्या मतलब ऐसी बहस का, जिससे जनता के सवालों को कोई भी मीडिया, पहले हम सोचते थे NDTV शायद रवीश कुमार के रहते उठाता भी था, जब से अडानी ने NDTV को परचेस किया है तब से वो भी काम खत्म हो गया। आज की डेट में हम ये कह सकते हैं 100% मीडिया सत्ता के साथ खड़ा हुआ है, ना कि जनता के साथ। तो क्या किया जाए, क्या कहा जाए इस बारे में? तो ऐसे समय में अगर मान लीजिए ये यात्रा निकल रही है, इस यात्रा से अगर जनता के सवाल उठ रहे हैं, वहाँ क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल। आप देखिए क्या हालात हो गए हैं। खाने का तेल एक आदमी लेने जाता है 200 रुपये लीटर आता है, बताइए एक आम आदमी कैसे कैसे चलाएगा अपने जीवन को? पेट्रोल 100 के पार चला गया। एक समय पर जब हमारे मोदी जी कहा करते थे कि भाई 2014 के पहले मनमोहन सिंह के जब प्रधानमंत्री थे तो भाई बोले डॉलर का रेट लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र को भी पार कर जाएगा, और जितना बोले रुपया गिर रहा है उतनी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। तो अब क्या गिर रहा है? अब तो प्रधानमंत्री डॉलर के बारे में कोई बात नहीं करते, अब तो नोटबंदी की भी बात नहीं करते, 2 करोड़ रोजगार देंगे उसकी भी बात नहीं करते।
तो आए किस लिए थे, क्या क्या करने के लिए आए थे यहाँ पे? आप पिछले 8 साल 8.5 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, कोई एक उपलब्धि बता दो मेरे को। आप सर्च करो, जाओ गूगल में सर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, कोई सर्च करके बताओ कि कोई ऐसी एक उपलब्धि हो जिसको हम ये बोल सकें यहाँ भाई जनता के हित में है ये। आपने 8 साल में देश को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज 80 करोड़ से ऊपर की जनता 5 किलो अन्न पे जीवित है। ये आपने करके दिया है देश को। कांग्रेस के समय पे 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे, इनके समय में कम से कम 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये आपकी उपलब्धि है कि आपने ये किया है कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो मुफ्त का। ये आपकी उपलब्धि है। ये बेहद शर्म की बात है कि आज के समय में अगर हम अपनी 80 करोड़ जनता को सिर्फ राशन पे जिंदा रखे हुए हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों यहीं पे बंद करते हैं। आप थोड़ा सा मेरा भी बोलते बोलते मुंह दुखने लगा है। फिर मिलते हैं नई वीडियो पे। चलिए बाय।